India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ईडी ने आईपीएसी छापों में बाधा डालने के मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई जांच की सुप्रीम कोर्ट में की मांग। जांच में बाधा डालने से रोकने का निर्देश देने की है मांग। मुंबई कोस्टल रोड मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बीएमसी को सख्त संदेश। कहा, ऐसी जमीन आमतौर पर लोगों के लिए खुली रहनी चाहिए। बीएमसी ने दी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज को जमीन, इसके खिलाफ दाखिल थी पीआईएल। तेलंगाना ने वापस ली पोलावरम परियोजना के खिलाफ याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने दी सिविल मुकदमा दायर करने की अनुमति। धुरंधर में बलोच समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक संवाद पर गुजरात हाईकोर्ट में याचिका रद्द। निर्माता ने कहा, आपत्तिजनक शब्द को किया गया था म्यूट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के सांसदों डेरेक ओ ब्रायन और डोला सेन द्वारा दायर याचिकाओं पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने ईसीआई को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। टीएमसी सांसदों ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि ईसीआई ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अनौपचारिक माध्यमों जैसे व्हाट्सएप के जरिए निर्देश जारी किए हैं, जिनमें बूथ स्तर के अधिकारियों ने बिना लिखित आदेश के कार्यवाही की। उन्होंने तार्किक विसंगति श्रेणी के तहत मतदाताओं को नोटिस जारी करने पर भी आपत्ति जताई है। ईसीआई की ओर से पेश हुए वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा, लेकिन पीठ ने उन्हें 1 सप्ताह का समय दिया। पीठ ने ईसीआई से डेरेक ओ ब्रायन और डोला सेन दोनों की याचिकाओं पर एक संयुक्त जवाब दाखिल करने को कहा। अगली सुनवाई अगले सोमवार को होगी। टीएमसी सांसदों ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि ईसीआई की प्रक्रिया से मतदाताओं के अधिकारों का हनन हो रहा है और यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। एसआईआर प्रक्रिया के तहत पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की जांच की जा रही है। इस प्रक्रिया के तहत 58 लाख से अधिक नाम हटाए गए हैं। टीएमसी ने इन प्रक्रिया पर सवाल उठाए और आरोप लगाया है कि यह मतदाताओं को डराने और उन्हें मतदान से रोकने के लिए किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु नगर निगम के चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि चुनाव प्रक्रिया 30 जून 2026 तक हर हाल में पूरी कर ली जाए। यह आदेश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को 20 फरवरी 2026 तक वार्ड वार आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसके लिए आगे कोई समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। कोर्ट ने कहा कि बोर्ड परीक्षाएं समाप्त होते ही चुनाव कराए जाएं। यह मामला कर्नाटक हाई कोर्ट के 4 दिसंबर 2020 के उस फैसले से जुड़ा है, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया गया था कि वह अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के 6 सप्ताह के भीतर बीबीएमपी चुनाव कराए। सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर 2020 को उस आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके बाद वर्ष 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को बीबीएमपी वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करने और 8 सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को बताया कि आरक्षण अधिसूचित करने का कार्य 1 महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं के कारण स्कूल और कॉलेज मई के अंत तक उपलब्ध नहीं होंगे, इसलिए चुनाव मई के अंत में ही कराए जा सकते हैं।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 23 जून 2020 की परिसीमन अधिसूचना के अनुसार 198 वार्डों के लिए आरक्षण की अंतिम अधिसूचना 1 महीने में जारी करने का निर्देश दिया। इस आदेश को कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। वर्ष 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को बीबीएमपी वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करने और 8 सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार का तर्क था कि बीबीएमपी के चुनाव 198 नहीं बल्कि 243 वार्डों के लिए किए जाने चाहिए, क्योंकि संशोधन अधिनियम के तहत वार्डों की संख्या बढ़ाई जा चुकी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कोलकाता में राजनीतिक परामर्श फर्म आईपीएसी के कार्यालयों और इसके सह संस्थापक प्रतीक जैन के खिलाफ जांच और तलाशी अभियान में बाधा डाली। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की है और ममता बनर्जी और राज्य के अधिकारियों को जांच में बाधा डालने से रोकने का निर्देश देने की मांग की है। ईडी ने आईपीएसी के खिलाफ कोयला तस्करी से जुड़े एक मामले में जांच शुरू की थी। जांच के दौरान ईडी ने आईपीएसी के कार्यालयों और प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की। ईडी का आरोप है कि ममता बनर्जी और राज्य के अधिकारियों ने जांच में बाधा डाली और महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री जब्त कर ली। ईडी ने अपनी याचिका में कहा कि ममता बनर्जी और राज्य के अधिकारियों की ओर से जांच में बाधा डालना एक गंभीर अपराध है। ईडी ने कहा कि यह मामला सिर्फ जांच में बाधा डालने का नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला करना है। ईडी ने कहा कि ममता बनर्जी की ओर से जांच में बाधा डालने से जांच एजेंसी की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। इस मामले में ईडी और तृणमूल कांग्रेस ने कैलकट्टी उच्च न्यायालय में एक दूसरे के खिलाफ याचिकाएं दायर की थी। ईडी ने अपनी याचिका में सीबीआई जांच की मांग की थी, जबकि टीएमसी ने ईडी पर पार्टी से जुड़ी जानकारी लीक करने का आरोप लगाया था। हालांकि उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान अदालत कक्ष में हंगामे के कारण मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गई है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक गुहार दायर की है, जिसमें उसने कहा कि बिना उसकी बात सुने कोई आदेश पारित न किया जाए। राज्य सरकार ने कहा कि वह इस मामले में अपना पक्ष रखना चाहती है और सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करना चाहती है कि वह ईडी की याचिका पर सुनवाई करने से पहले उसकी बात सुने। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि एक ही ट्रांजैक्शन से जुड़े कई चेक बाउंस होने पर नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत अलग अलग केस बन सकते हैं। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। इसमें कहा गया था कि एक ही देनदारी के लिए समानांतर केस चलाना गलत है। यह मामला 7 नवंबर 2016 के एक बिक्री समझौते से जुड़ा है, जिसमें शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी द्वारा विकसित प्रोजेक्ट में 3 कमर्शियल यूनिट खरीदने पर सहमति दी थी। शिकायतकर्ता ने कुल 1.72 करोड़ रुपए का भुगतान किया था, जिसे प्रतिवादी ने वापस करने का वादा किया था। प्रतिवादी ने 2 चेक जारी किए जो बाउंस हो गए। शिकायतकर्ता ने कुल 5 शिकायतें दर्ज की। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाओं को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता एक ही देनदारी के लिए 2 समानांतर शिकायतें दायर नहीं कर सकता। हाईकोर्ट ने सितंबर 2018 में फर्म द्वारा जारी किए गए चेकों से संबंधित शिकायत को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि चेक के हर बार बाउंस होने पर एक अलग केस बनता है, बशर्ते चेक पेश करने, बाउंस होने, नोटिस देने और पेमेंट न करने का कानूनी क्रम पूरा हो। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि कई चेक एक ही ट्रांजैक्शन से जुड़े हैं, वे एक ही केस में नहीं बदल जाते। एनआई एक्ट की धारा 138 चेक के बाउंस होने पर कार्यवाही का प्रावधान करती है। धारा 139 में कहा गया है कि चेक के बाउंस होने पर देनदारी का अनुमान लगाया जाता है, जिसे आरोपी को गलत साबित करना होता है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला चेक बाउंस के मामलों में एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक ही ट्रांजैक्शन से जुड़े कई चेक बाउंस होने पर अलग अलग केस बन सकते हैं और शिकायतों को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि वे एक ही देनदारी से जुड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई कोस्टल रोड के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज को सौंपी गई जमीन के बारे में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि यह जमीन आमतौर पर लोगों के लिए खुली रहनी चाहिए।
बीएमसी ने मुंबई कोस्टल रोड के पास की जमीन को लैंडस्केप डेवलपमेंट के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को दिया था। इस फैसले के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि इससे क्षेत्र का व्यवसायीकरण हो सकता है और आम लोगों की पहुंच प्रभावित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 30 सितंबर 2022 के आदेश के अनुसार जिसने तटीय सड़क परियोजना के संबंधित विकास कार्यों की अनुमति दी थी, उसमें यह प्रावधान था कि पुनः प्राप्त भूमि का उपयोग किसी भी अस्थायी या व्यावसायिक विकास के लिए नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक वीर सावरकर छत्रपति संभाजी महाराज मुंबई तटीय सड़क का विकास कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से किया जाएगा और ये आमतौर पर लोगों के लिए खुला रहेगा, सिवाय उन विशेष स्थानों के जहां कुछ अतिरिक्त विकास या रखरखाव की आवश्यकता हो। कोर्ट ने कहा कि वह सार्वजनिक हित में काम कर रहा है और यह सुनिश्चित करेगा कि लोगों को पहुंच प्रभावित हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि आमतौर पर खुले स्थान को भी एक व्यक्ति या कंपनी को नहीं दिया जा सकता है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज को कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि क्षेत्र आम लोगों के लिए खुला रहे। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना राज्य को पोलावरम बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के विस्तार को चुनौती देने वाली अपनी रिट याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने तेलंगाना को इस मुद्दे पर सिविल मुकदमा दायर करने की अनुमति दी है। तेलंगाना राज्य ने केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें पोलावरम परियोजना के विस्तार के लिए वित्तीय सहायता के विस्तार को चुनौती दी गई थी। याचिका में आरोप लगाया था कि परियोजना के विस्तार से गोदावरी जल विवाद ट्रिब्यूनल के पुरस्कार का उल्लंघन होगा और पर्यावरण को नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दों को सिविल मुकदमे के माध्यम से बेहतर तरीके से हल किया जा सकता है, जिसमें सभी प्रभावित पक्षों को शामिल किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि तेलंगाना राज्य को सिविल मुकदमा दायर करने की अनुमति दी जाती है, जिसमें वे अपने सभी मुद्दे उठा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि पोलावरम परियोजना एक राष्ट्रीय परियोजना है और इसके विस्तार के लिए सभी आवश्यक मंजूरी लेना आवश्यक है। कोर्ट ने यह भी कहा कि तेलंगाना राज्य की याचिका में उठाए गए मुद्दे सिविल मुकदमे के माध्यम से बेहतर तरीके से हल किए जा सकते हैं। तेलंगाना राज्य अब सिविल मुकदमा दायर कर सकता है, जिसमें वे पोलावरम परियोजना के विस्तार को चुनौती दे सकते हैं। इस मुकदमे में आंध्र प्रदेश और अन्य प्रभावित पक्षों को भी शामिल किया जा सकता है। गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में धुरंधर फिल्म में बलोच समुदाय के खिलाफ कथित आपत्तिजनक संवादों को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका बलोच समुदाय से जुड़े 2 व्यक्तियों द्वारा दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि फिल्म में कुछ संवाद आपत्तिजनक और अपमानजनक है। फिल्म धुरंधर का निर्देशन और निर्माण आदित्य धर द्वारा किया गया है और इसका निर्माण जियो स्टूडियो और B62 स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि फिल्म में एक संवाद में बलोच समुदाय का स्पष्ट उल्लेख करते हुए उन्हें अपमानजनक, भड़काऊ और घृणास्पद तरीके से दर्शाया गया है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध P मई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने फिल्म निर्माताओं की ओर से पेश अधिवक्ता के बयान पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया था कि आपत्तिजनक शब्द को म्यूट कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता ने इस तथ्य से असहमति नहीं जताई है। इसके बाद अदालत ने माना कि अब याचिका निरर्थक हो गई है और इसे समाप्त किया जाता है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि फिल्म में बलोच समुदाय को बेईमान और अविश्वसनीय बताकर उनकी बदनामी की गई है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि संवाद के जरिए बलोच समुदाय का अमानवीय चित्रण किया गया है। याचिका में सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 की धारा 5B का हवाला भी दिया गया था, जिसमें कहा गया कि ऐसी फिल्मों को प्रमाणन नहीं दिया जा सकता जो सार्वजनिक व्यवस्था और जीवन के अधिकार के खिलाफ हो। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि पूरे समुदाय को अविश्वसनीय बताना असंवैधानिक है और मानव गरिमा का उल्लंघन करता है। गुजरात हाईकोर्ट का यह फैसला फिल्म निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है। अदालत ने माना कि आपत्तिजनक शब्द को म्यूट करने से याचिका निरर्थक हो गई है। यह मामला फिल्मों में आपत्तिजनक सामग्री के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की सीमाओं को रेखांकित करता है।
मद्रास उच्च न्यायालय ने आमिर खान द्वारा निर्मित फिल्म हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस के पक्ष में एक अंतरिम आदेश पारित किया है, जिसमें फिल्म के अनाधिकृत प्रसारण या प्रसार पर रोक लगाई गई है। यह आदेश फिल्म की निर्धारित रिलीज तिथि 16 जनवरी 2026 से पहले आया है। न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार राम मूर्ति ने आमिर खान फिल्म्स की ओर से दायर एक मुकदमे पर इस अंतरिम निषेधाज्ञा पर आदेश पारित किया। अदालत ने माना कि इस तरह के मामलों में जब तक अंतरिम राहत नहीं दी जाती तब तक अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है। फिल्म हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस एक जासूसी कॉमेडी फिल्म है, जिसमें वीरदास मुख्य भूमिका में है और यह उनकी पहली निर्देशित फिल्म भी है। फिल्म में मोना सिंह, इमरान खान, शरीफ हाशमी, मिथिला पालकर और सृष्टि तवड़े भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। आमिर खान फिल्म्स ने अपनी फिल्म के कॉपीराइट का उल्लंघन होने की आशंका जताई थी और इसी के मद्देनजर यह कानूनी कार्यवाही की गई। अदालत ने माना कि फिल्म के अनाधिकृत प्रसारण से निर्माताओं को गंभीर और अपूर्णीय क्षति हो सकती है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि फिल्म निर्माताओं द्वारा मांगी गई राहत का दायरा व्यापक हो सकता है और इससे कुछ प्रतिवादियों के वैध व्यवसायिक हित प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए अदालत ने निर्देश दिया कि निर्माताओं को उन प्रतिवादियों को मुआवजा देना होगा जिनके वैध व्यवसायिक हित आज के देश से प्रभावित हो सकते हैं। इस शर्त के अधीन अदालत ने निर्माताओं के पक्ष में एक अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की, जो आगे के आदेशों तक प्रभावी रहेगी। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.